Good evening, friend. Myself Arun Kumar Dubey. I am pursuing my MLIS from SKM University, Dumka, Jharkhand. So today, what I'm trying to do, I'm trying to make my next video on history of National Library of India. If we want to know about National Library, we must know about the history of it. तो उसका जो हिस्ट्री स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है विद द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी ऑन 21st March 1836, बट विल गो लिटिल बिट अर्लियर दैन दैट इन 1835। तो 1835 में क्या होता है, कलकत्ता में कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी नहीं होती है, और पब्लिक लाइब्रेरी नहीं होने के कारण सिंस कलकत्ता वाज द इंटेलेक्चुअल हब फॉर द ब्रिटिश एम्पायर, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ भारतीय वर्ग के लोगों को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए कोई भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं होती जहां वो जाके विद्या का अध्ययन कर सके और उसे अर्जित कर सके। तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं लॉर्ड मेटकाफ, और वो इस समस्या को समझते हैं, और इसके लिए जो सबसे पहला व्यक्ति इस समस्या का समाधान के लिए आगे आता है वो होता है J.H. स्टकलर। J.H. स्टकलर ही वॉज द एडिटर ऑफ लोकल डेली न्यूज़पेपर, और उस न्यूज़पेपर का नाम होता है इंग्लिशमैन। तो जो लॉर्ड मेटकाफ होते हैं वो 20 अगस्त 1835 को एक पब्लिक मीटिंग रखते हैं, और इस मीटिंग में कलकत्ता के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल होते हैं, और J.H. स्टकलर भी इसमें शामिल रहते हैं। तो इसी मीटिंग में J.H. स्टकलर अपना एक प्रपोजल रखते हैं कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की फाउंडेशन को लेके। Since this proposal was favorable for both Indian and European community, so everyone gave their assent for this proposal. सभी अपने सहमति देते हैं क्योंकि ये दोनों वर्ग के अच्छाई के लिए था। इसके बाद J.H. स्टकलर क्या करते हैं, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के फाउंडेशन के लिए अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण करते हैं, और इस कमेटी में टोटल 24 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं वो होते हैं फॉरेनर, एंड 2 जो मेंबर्स होते हैं वो इंडियंस होते हैं। और जो इंडियंस मेंबर्स होते हैं उनका नाम होता है ऋषि कृष्णा मौलिक एंड रुशोमोय दत्त। ये 2 जो होते हैं वो इंडियंस होते हैं। और 1835 में क्या होता है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के फाउंडेशन की जब बात हो जाती है तो उसके लिए फ़ंड रेज़ किया जाता है, और इस फंड में जो अमाउंट सामने आता है फ़ंड के थ्रू वो होता है 45,000, जो कि डोनेशन के थ्रू आता है। इसमें प्रोप्राइटर और प्राइवेट पर्सन्स दोनों डोनेट करते हैं, बट ये फ़ंड सफिशेंट नहीं होता है। तो J.H. स्टकलर जो अपनी कमेटी का रिपोर्ट होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपते हैं, और इसके फलस्वरूप 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना डॉक्टर फ्रांसिस पेम्बल स्ट्रॉन्ग, जो कि एक सिविल सर्जन होते हैं, उनके रेसिडेंशियल के ग्राउंड फ्लोर पर कर दी जाती है। ये जो रेसिडेंस होता है उनका वो होता है 24 परगनास बंगाल में, और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का जो खुलने का समय होता है उनके निजी आवास में वो होता है 9 AM to 6 PM। इस कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के जो फर्स्ट लाइब्रेरियन होते हैं वो होते हैं W.H. ट्रेसी। 22 जनवरी 1836 को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बनते हैं, और उनकी सैलरी होती है ₹100 पर मंथ। और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले सब लाइब्रेरियन बनते हैं वो एक इंडियन होते हैं, उनका नाम होता है पेरी चंद मित्रा, और ये एक इंडियन राइटर होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होते हैं। ये अपने सुडोनिम से ज़्यादा जाना जाते हैं, उनको तेग चंद्र ठाकुर के नाम से भी बहुत अधिक प्रसिद्ध होते हैं ये। और ये बंगाली में बहुत सारे नोवेल भी लिखते हैं। इनका एक नोवेल जो 1857 में आया था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, उसका नाम था आलालेर घोरेर दुलाल। ये जो उनका नोवेल था बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, एंड लेटर ही बिकेम द एक्नॉलेज्ड फादर ऑफ बंगाली नॉवल। इसके बाद कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो थी वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं थी, ये इट रैन ऑन अ प्रोप्राइटरी बेसिस, उसको प्रोप्राइटरी बेसिस पे रन किया जाता था, और एनी सब्सक्राइबर पेइंग ₹300 एट वन टाइम और इन 3 इंस्टॉलमेंट। कोई भी जो उसका सब्सक्राइबर होते थे वो चाहे एक बार में ₹300 दे दे, चाहे 3 बार में 100 करके दे दे, वो इसके सब्सक्राइबर बन सकते थे। और जो इसके पहले सब्सक्राइबर बने थे, प्रोप्राइटर बने थे, द्वारकानाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट प्रोप्राइटर ऑफ कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। और इस कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को जो सबसे पहले बुक्स मिलता है वो मिलता है फोर्ट विलियम कॉलेज से, एंड द नंबर ऑफ बुक वॉज 4675। और इस बुक को पहुंचाने में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो करते हैं लॉर्ड मेटकाफ।
अब थोड़ा फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर हम बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज का जो फाउंडेशन हुआ था वो हुआ था 10 जुलाई 1800 में, और ये कॉलेज कंटिन्यू चला 1854 तक। और 1854 में इस कॉलेज को बंद कर दिया गया, और इसके बंद होने के बाद इस कॉलेज की जितनी भी पुस्तकें थी वे सभी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। इसके बाद 1840 में मेटक्लाफ कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड अलोकेट कर देते हैं, और इसके बाद 1840 से ही इस पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1844 में 4 साल तक चलता है, और 1844 में ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है। सिंस लॉर्ड मेटक्लाफ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग का नाम लॉर्ड मेटकाफ के नाम पे ही मेटकाफ हॉल रखा जाता है। इसके बाद में जुलाई 1841 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज में, और वो वहाँ पे एज अ सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में स्थापित हो जाती है, और ये कंटिन्यू चलती है वहाँ अप टू 1844 तक। और 1844 में फिर इसे फोर्ट विलियम कॉलेज से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मेटकाफ हॉल में, और वो वहाँ मेटकाफ हॉल में 1844 से लेके 1853 तक कंटिन्यू रन करके चलती रहती है। उसके बाद 1891 में लॉर्ड कर्जन आते हैं, जो कि वायसराय होते हैं बंगाल के, एंड ही फॉर्म्ड एन इम्पीरियल लाइब्रेरी। और इस इम्पीरियल लाइब्रेरी का जो स्थापना होता है उसको बहुत सारे सेक्रेटरीट लाइब्रेरी को मिला के बाय अमालगमेटिंग अ नंबर ऑफ सेक्रेटरीट लाइब्रेरी इस लाइब्रेरी को बनाया जाता है। और इस लाइब्रेरी में जाने की अनुमति केवल और केवल सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही होती है। आम जनता के लिए इसके दरवाजे खुले नहीं रहते हैं। इसके बाद में लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, वो 1902 में इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट पास करते हैं, और इस एक्ट के तहत वो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 एंड इम्पीरियल लाइब्रेरी 1891 को मर्ज करके एक नए लाइब्रेरी की स्थापना करते हैं, और जिस लाइब्रेरी का नाम रखा जाता है इम्पीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अब इस इम्पीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को क्या किया जाता है, 30 जून 1903 में इसके दरवाजे साधारण जनता के लिए खोल दिए जाते हैं। दैट मीन्स इन 30 जनवरी 1903 दिस इम्पीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वॉज ओपन फॉर पब्लिक, उनके लिए खोल दिया जाता है। इस इम्पीरियल लाइब्रेरी के जो फर्स्ट लाइब्रेरियन होते हैं वो होते हैं जॉन मैकफर्लेन। जॉन मैकफर्लेन ही वॉज द असिस्टेंट लाइब्रेरियन ऑफ ब्रिटिश म्यूज़ियम यूके, जो कि लंदन में थी, उसके होते हैं। और वो 1901 से लेकर 1907 तक इम्पीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बने रहते हैं। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 1907 में, तो ये पोस्ट रिक्त हो जाता है, और इस पोस्ट पे 22 फरवरी 1907 में हरिनाथ डे को इस इम्पीरियल लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन बनाया जाता है, जो कि सेकंड लाइब्रेरियन होते हैं इम्पीरियल लाइब्रेरी के, और साथ ही साथ ही वॉज द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी। ये एक इतिहासकार भी होते हैं, एक स्कॉलर भी रहते हैं, एंड साथ ही साथ ही वॉज अ पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मीन्स होता है ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट मैनी लैंग्वेजेस। ये बहुभाषा के ज्ञानी होते हैं, एंड ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन ढाका यूनिवर्सिटी एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, and he was appointed as lecturer of newly created department of linguistic in Calcutta University in 1907। इनके बाद इनकी भी मृत्यु एट द एज ऑफ 34 में हो जाती है। उसके बाद जो लाइब्रेरियन बनते हैं वो बनते हैं J.A. चैपमैन। J. चैपमैन इसके लाइब्रेरियन बनते हैं 1911 में। So he became the librarian of Imperial Library in 1911 and he continued to this post till 1930। 1911 से लेके 1930 तक वो इम्पीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बने रहते हैं। और सबसे लंबा कार्यकाल इम्पीरियल लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का वो होता है J.A. चैपमैन का, जो 19 ईयर्स का होता है, वो उनका होता है। इसके बाद इम्पीरियल लाइब्रेरी के जो अंतिम लाइब्रेरियन बनते हैं वो बनते हैं K.M. असादुल्ला, जो 1930 में इस पोस्ट पे नियुक्त होते हैं एंड इस पोस्ट पे बने रहते हैं टिल जुलाई 1947 तक। 1930 से लेके जुलाई 1947 तक ऑलमोस्ट 17 ईयर्स वो इस पोस्ट पे रहते हैं।
और के.एम. असदुल्ला के बारे में मैंने बताया है अपने पहले वीडियो में कि वो कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट के में। अगर हम बात करें तो इनका योगदान अपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इनका। और इसका जो इनके बारे में अगर बताते एक बार फिर से अगर रिविज़न करते अपने, तो ये जो अपना डिप्लोमा डिग्री लेते हैं लाइब्रेरी साइंस में, वो लेते हैं एसा डॉन डिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनके अंडर लेते हैं। उसके बाद ये एमए जो कॉलेज होता है मौलाना आज़ाद कॉलेज, उसके लाइब्रेरियन रहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उसके बाद ये इंपीरियल सेक्रेटरी लाइब्रेरी जो होती है दिल्ली में और शिमला में, वहाँ 8 वर्षों का इनका कार्यकाल रहता है। उसके बाद वो 1930 से लेकर 1947 तक इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के लाइब्रेरियन होते हैं। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोलना चाहूँगा कि बहुत बार एग्ज़ाम में आ भी गया है कि ऐसा कौन सा कमेटी था जिसने सबसे पहले इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट डिपॉजिट लाइब्रेरी बनाने के लिए कहा था। तो इट वाज द रिची कमेटी 1926 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर J.A. रिची रिकमेंडेड दैट इंपीरियल लाइब्रेरी शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ कॉपीराइट डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये रहा हिस्ट्री ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसके बाद अब हम जो अपने नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में 1948 से स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में हम पूरी चर्चा करके उसके लाइब्रेरियन की जितनी भी कार्य एक्टिविटी है वो हम जानेंगे। सो थैंक यू, वॉच इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।